हेलो देयर माय लवली स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं यानी आपका जी सर फिर एक लेसन अब की बार क्लास 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है हनी ड्यू उसका फर्स्ट लेसन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड लेकर हाजिर हूँ। इसको हम स्टडी करेंगे। वोकैबुलरी पे हमारा काफ़ी ज़्यादा जोर रहता है यानी वर्ड्स मीनिंग्स उनके यूसेज, और मैं जानता हूँ कि आपको इसके सोल्यूशंस चाहिए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स और भी स्टडी मटेरियल इसका चाहिए होगा, तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट यानी surgytutorials.com। सब कुछ लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको देख लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है क्लास 6, 7, 8 स्टूडेंट्स के लिए, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। आई विल हेल्प देम, बी श्योर एंड रेस्ट एश्योर्ड। आपको ट्यूटोरियल में सारी चीज़ें क्लियर भी कर दूंगा इसमें, इस लेसन से रिलेटेड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब चूंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको स्टडी करना है और आपको एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको इसको उसी ढंग से पढ़ना है। सिर्फ स्टोरी इन्जॉयमेंट के लिए नहीं पढ़ना, आपको इसको ठीक से समझना भी है। अब देखिए, द बेस्ट क्रिसमस, क्रिसमस बेस्ट क्यों है? प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट है जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट बनाता है, वो भी पूरी दुनिया में। तो उस बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट में क्या था, बस सोचना है और इन्जॉय करना है। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, ये स्टोरी में लास्ट में एक ट्विस्ट भी है और स्टोरी आपको सोचने पे मजबूर भी करती है। वॉर और पीस से रिलेटेड है और एक प्रकार से ये सटायर है, आयरनी है वॉर की, वो सब इसमें दिखाया गया है। तो उसको हम देखेंगे, लास्ट में इसका मैसेज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स, पहले हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। बिल्कुल ठीक है कि हम अपने बीते हुए कल में कुछ चीज़ें होती जिन्हें हम याद करके रखना चाहते हैं, अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमसे भूलती नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डेट्स इन आवर लाइफ, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, नेशंस, है ना, कुछ भी। द स्टोरी यूल रीड मेंशंस, मेंशंस का मतलब होता है टू टेल अबाउट, है ना, टू से अबाउट, किसी के बारे में कुछ बताना, कहना। वन सच डेट एंड इवेंट, तो उस प्रकार की वन सच डेट और इवेंट की हम जिक्र यहाँ पर करेंगे स्टोरी में, ऐसी जिक्र होगा। और ए वार बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में 1914 में जो वॉर चल रहा था उससे रिलेटेड डेट की बात यहाँ हो रही है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? इट वॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इट वॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में। और कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, और ये नीचे कुछ डेट्स दी गई हैं। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? तो देखिए इसका आंसर इसी बुक में दिया गया है, तो हम वहाँ जाकर डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टोरी को पढ़ेंगे। और हाँ, ये मैं बता दूं कि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की एंट्री बाद में होती है और ये एंट्री होती है 4 अगस्त को 1914 में होती है, ठीक है। तो इसमें ब्रिटेन और जर्मनी की आर्मी के सैनिक की बात होगी। सो लेट्स एंटर। आई स्पॉटेड, देखिए आई का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आई नरेटर है जो चीज़ों को बता रहा है, स्टोरी को पूरी बता रहा है। और नरेटर मतलब वो राइटर भी हो सकता है। आई स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो मीनिंग्स दिए गए हैं, जो मीनिंग्स नहीं दिए गए हैं उनको हम ज़्यादा जिक्र करेंगे, जो दिए गए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और आपको वैसे इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। स्पॉटेड का मतलब होता है कि आपकी किसी पे नज़र पड़ जाना, आपने उसको देखा। इन अ जंक शॉप, जंक शॉप का मतलब ये हो गया अभी कबाड़ की दुकान या जहाँ पर सेकेंड हैंड चीज़ें बिकती हों। ब्रिटफोर्ड, लंदन में ये एक टाउन है, कोस्टल एरिया है। अ रोल टॉप डेस्क, मतलब एक प्रकार की डेस्क है जो जिसके ऊपर एक कवर होता है, डेस्क को पूरा कवर भी किया जा सकता है, उसमें अगल बगल वो दराज भी होती हैं। द मैन सेड इट वॉज, मैन का मतलब वही जो दुकान में था। द मैन सेड, उसने कहा। इट वॉज, इट का मतलब ये है कि यही जो रोल टॉप डेस्क है ना। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तो चैप्टर, अब तो पेपर इस तरह से आता है जहाँ पे खूब सारे एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ढंग से समझो। तो इट का मतलब वही रोल टॉप डेस्क वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, तो ये अर्ली 19th सेंचुरी की बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं 20th सेंचुरी में इसे खरीद रहा है नरेटर। एंड ओक की लकड़ी का बना हुआ। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए थी। हैड से हमें यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात पता चलती है।
बट दे का मतलब फर्नीचर जो वो खरीदना चाहता था वह फॉर टू एक्सपेंसिव, फार मतलब बहुत ज़्यादा महंगे थे तो मैं खरीद नहीं सकता था। तो ये कबाड़ की दुकान पर जाकर था सेकेंड हैंड खरीदने के लिए। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। अब ये जो रोल टॉप डेस्क थी जंक शॉप में कम पैसे में मिल रही थी लेकिन थोड़ी बैड कंडीशन में थी। वो तो भाई बैड कंडीशन में होगी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। अब द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और ये जो गड़बड़ी जो थी उसके कई हिस्सों में दिखाई देती थी। वन लेग, उसका जो एक पावा था, क्लमजली। तो मैंने कुछ यहाँ पे ऑलरेडी पहले से करके रखे हुए हैं हाईलाइट, जिनके मीनिंग को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ फूहड़ तरीके से, बेढंगे तरीके से ठीक से ना की जाए, प्रॉपर तरीके से ना की जाए, रफ तरीके से की जाए, स्मूथ तरीके से ना की जाए, तो वो चीज़ आपकी इम्प्रॉपर यानी क्लमजीली हम कहेंगे। ठीक है, क्लमजी एडजेक्टिव है, क्लमजीली एडवर्ब है। मेंटेड का मतलब मरम्मत करना, रिपेयर वगैरह करना। स्कॉच का मतलब होता है कि जलने झुलसने के निशान। मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, तो एक तरफ उसके एक पावे में जलने के निशान थे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आग वो झेलनी पड़ी होगी इस डेस्क को। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। इट का मतलब वही डेस्क, गोइंग फॉर लिटिल मनी मतलब बहुत कम पैसे में बिकने वाली थी, मतलब बिक रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट। देखिए, रिस्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी पुरानी दशा में लेके जाना। तो कभी ये डेस्क बहुत अच्छी रही होगी जब इस झुलसने के निशान न रहे होंगे, तो उसने सोचा कि मैं इसको मेंट करके, मरम्मत करके इसको रिस्टोर कर दूंगा, मतलब फिर से पुरानी स्थिति में अच्छा खासा बना दूंगा, मतलब आई विल मेक इट लुक गुड। आफ्टर मेंडिंग इट वुड बी अ रिस्क। अब ये एक रिस्क भी था, एक चैलेंज भी था। अब इसमें पूछा जा सकता है आपसे, रिस्क क्यों था? रिस्क ये था कि मैं पैसा लगा के लेकर जा रहा हूँ, पता नहीं कितना टिकेगी। चैलेंज इसलिए था कि क्या मैं इसको मेंटेन करके रिस्टोर कर पाऊंगा। बट आई हैड टू हैव इट। अब यहाँ पे अच्छा सेंटेंस दिया, आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे वो चाहिए थी, मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए थी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक। मैंने उस आदमी को पैसे दिए, ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, अपने वर्क रूम में लेके आया जहाँ पर मैं काम वाम करता था, अपनी कार्यशाला में। एट द बैक ऑफ गराज, गराज के पीछे थी उसका कमरा। आई बिगेन वर्क ऑन इट। मैंने क्रिसमस की शाम, ईव का मतलब क्रिसमस की शाम को ही उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। क्रिसमस ईव का मतलब होता है कि जो क्रिसमस आने वाली हो तो उसके पहले की शाम। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली। मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये डेस्क बनी हुई है, तो ये जो इसने हाथ में लिया हुआ ये इसका रोल टॉप है, ये आगे तक आके इसको ढक सकता है ऐसे पूरा। तो उसने इसको हटाया। ये दराज वगैरह है, डॉज वगैरह है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, पूरी तरह से हटाया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉज, जो इसकी दराजें थी इनको हमने घसीट के खोला। तो विनियर, देखिए विनियर का मतलब ये होता है कि किसी भी फर्नीचर के ऊपर आप जो एक अलग से परत चढ़ा देते हो जिससे कि फर्नीचर थोड़ा अच्छा लगे, जैसे सनमाइका वगैरह टेबल वगैरह पे ऊपर लगवा देते हो, तो विनियर है। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठना, यहाँ पे इसका मतलब है उखड़ जाना। कई जगह से जो ऊपर की जो परत चिपकाई गई थी जिस गोंद वगैरह से, तो उभर के निकल रही थी, निकली हुई थी, पपड़ी उसकी निकली हुई थी एवरीवेयर, हर जगह। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे लगता है कि पानी, मतलब जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा जो फर्नीचर है वो हमें प्लाई का मिलता है, तो पानी उनी पड़ने से उसकी परतें उखड़ने लगती हैं, तो मुझे लगता है इसे वाटर डैमेज रहा होगा। बोथ फायर एंड वाटर, मतलब ये पानी, इसको आग भी झेलनी पड़ी, आग में भी जली, वाटर में भी रही है। हैड क्लियरली टेकन देयर टोल। देखिए, टेकन देयर टोल का मीनिंग यहाँ दिया गया है, वैसे यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि नुकसान पहुँचाना, ठीक है। लेकिन मैं बताऊँ कि जो टोल का जो मीनिंग होता है, एक मिनट, टोल का जो मीनिंग होता है वो होता है कि अमाउंट ऑफ डैमेज, कितना डैमेज हुआ है उसके लिए है, या नंबर ऑफ डेथ एंड इंजरीज, नंबर ऑफ डेथ है या इंजरी है, तो ये कितना नुकसान हुआ है वो सब टोल होता है। तो टेक टोल का मतलब होता है कि उतना नुकसान करना। तो अपने हिस्से का जो भी नुकसान हो सकता था फायर और वाटर उतना किया हुआ था। ऑन द डिस्क, आप प्रीपोजिशन पे ध्यान दीजिए। द लास्ट ड्रॉ वॉज स्टक फास्ट। देखिए, स्टक मतलब अटक जाना, फास्ट का मतलब टाइटली, वो खुल नहीं रही थी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है सट टाइट, मतलब वो बहुत ही टाइट बंद थी। आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरी कोशिश की। आई कुड ईज इट आउट, ठीक। ईज आउट का मतलब होता है कि अपनी पूरी ताकत लगा के किसी चीज़ को ओपन करने की, लूज करने की कोशिश करना। जेंटली मतलब इस तरीके से कि नुकसान भी ना पहुँचे। इन द एंड, आखिर में, आई यूज ब्रूट फोर्स।
देखिए ब्रूट तो वैसे पशुओं को भी कहा जाता है। ब्रूट आप अपनी ताकत का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, वो है आपका ब्रूट फोर्स। हालांकि ये बहुत ही नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको दिखाया गया कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ उसने लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। स्ट्रक मतलब मारना, ठोकर मारना। यहाँ पे स्ट्रक, शार्पली मतलब बहुत एकदम जहाँ पे मुझे मारना था वहाँ पे। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, अपनी मुट्ठी से। एंड द ड्रॉ फ्लू ओपन, तो ऐसे ऐसे ठोक ठोक के वहाँ ठोक ठोक के उसने उसको ओपन कर दिया। टू रिवील, रिवील का मतलब होता है कि जो चीज़ छुपी है वो ओपन हो जाए। तो कोई चीज़ बताना, जो किसी राज को खोलना, कोई खुलासा करना, दिखाना। टू शो, फ्लू ओपन, खुल गई। टू रिवील अ शैलो, शैलो का मतलब ज़्यादा गहरा नहीं, छिछला, फ्लैट टाइप का। स्पेस का मतलब जगह, अंडरनीथ का मतलब के नीचे। अ सीक्रेट ड्रॉर, तो जो उसने ड्रॉर खींचा था उसमें एक और सीक्रेट ड्रॉर था, एक और उसमें खांचा बना हुआ था। और यहाँ देख लीजिए आप उसे, है ना, ये इसने ड्रॉर को निकाला और इस ड्रॉर में एक और ड्रॉर बना हुआ है ये, ठीक, ये एक और ड्रॉर का स्पेस था वहाँ पे। सेलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट, रीच्ड इन का मतलब मैंने अपने हाथ अंदर की तरफ डाला उसमें ड्रॉर को। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसमें एक टिन का बॉक्स था जो रखा हुआ था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर टेप लगा हुआ था, सेलो टेप लगा हुआ था। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और एक लाइन का मतलब होता है रूलदार, जिस पे हम लिख सकते हैं, उस पेपर से सील किया गया था। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, लाइन नोट पेपर उसमें रखा हुआ था। रिटन ऑन इट, इसके ऊपर लिखा हुआ था शेकी हैंड राइटिंग में, जैसे आप लेते हो ना, जैसे आप गिफ्ट वगैरह देते हो तो उसके ऊपर आप कोई ऐसे लगा देते हो, उस पर अपना नोट वगैरह लिख देते हो किसकी तरफ से, वो सारी चीज़ें। तो उस टाइप से उसके ऊपर नोट पेपर लगा हुआ था और उसमें शेकी हैंड राइटिंग लिखा हुआ था। शेकी हैंड राइटिंग मतलब होता है कि मतलब जब आपका हाथ हिल डुल रहा हो, जब आप लिख रहे हो तो राइटिंग से पता चल जाता है। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का लास्ट लेटर है, रिसीव जनवरी 25, 1915 को ये लेटर मुझे मिला। यानी इसका मतलब ये जो वॉर चल रहा था उसके बीच की बात है। टू बी बरीड विद मी, इसे मेरे साथ ही दफनाना है, मेरी मौत के साथ। व्हेन द टाइम कम्स, जब टाइम आएगा। कौन सा टाइम? जब मेरी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जिसके लिए लेटर भेजा गया था उसने इसको संभाल के रखा हुआ था। यहाँ पर इससे पता चलता है कि हम लोग अपनी मेमोरी जो पास्ट की होती हैं कुछ कितना चेरिश करते हैं, कितना लव करते हैं उनसे, उनको संभाल के रखना चाहते हैं। तो ये पत्र है, ठीक है, और ये पत्र जिम का है। आई न्यू एज, आजकल तो बस मैसेज चलते हैं, ईमेल चलती हैं, लेकिन उस समय पत्र ही भेजे जाते थे, लोग मतलब लेटर्स का इंतज़ार करते थे। आई न्यू, मुझे पता था, एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, मुझे पता था कि एज आई डिड इट मतलब जैसे, मतलब जो मैं कर रहा था, खोल रहा था, उसको पढ़ रहा था। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, मेरे लिए गलत है। टू ओपन द बॉक्स, कि मैं बॉक्स को ओपन करूँ, क्योंकि भाई वो किसी के लिए था, जिसकी डेस्क रही होगी उसके लिए था। तो लेकिन बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि जिज्ञासा हिंदी में। इंग्लिश में यू वांट टू लर्न मोर अबाउट, किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी करने की जो आपकी इच्छा होती है वो है क्यूरियोसिटी। गॉट द बेटर का मतलब होता है कि गेंड ओवर, मतलब मैं इसको नहीं खोलना चाहिए, मुझे इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सोच हावी हो गई। दैट इज़ वर क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। स्क्रूपल्स अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है झिझक। कोई काम आप करने जा रहे हो तो आपको कोई आशंका बनी हुई है, आपको झिझक बनी, यार करूँ कि ना करूँ, ठीक ही नहीं है, वो झिझक है। मतलब झिझक में एक मॉरल और इथिकल बात होती है ना, उस प्रकार की झिझक की बात हो रही है। क्या होता है जिसमें मोरल और इथिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, नैतिकता वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। जहाँ पे राइट रॉन्ग की बात आती है वहाँ पे मोरल और इथिकल करेक्टर्स आ जाते हैं। इट यूजुअली डज, और ये अक्सर होता है जब आदमी के अंदर झिझक होती है, यार मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी आप उस काम को करते हैं, तो इट यूजुअली डज। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, उसमें एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, उसमें लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन, ठीक। तो मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर ब्रिटपोर्ट डॉर्सेट, ये पता है ना, डॉर्सेट वही ब्रिटपोर्ट में ही है। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को निकाला। अनफोल्डेड, जो चीज़ फोल्ड कर गई रखी गई हो उसको फिर से अनफोल्ड करने वाला, उसको फिर से ओपन करना। ओपन किया, इट वॉज रिटन इन पेंसिल से लिखा गया था एंड डेटेड एट द टॉप, और 26 दिसंबर 1914 की डेट पड़ी थी। इसके अलावा 26 1914 को लिखा गया था, और ये पहुंचा कब था? जनवरी 25 1915 को, इतना टाइम लगा उसको पहुंचने में।
ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक आप देख रहे हैं इन सब के भी आंसर्स हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। लेटर में क्या लिखा हुआ था, डियरेस्ट खोनी, यानी मतलब जिसको लेटर लिखा गया है वो खोनी नाम की शायद लेडी है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम का मतलब, फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है मनोदशा। मेरा बहुत ही अच्छा मन है, मेरा बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा फील करते हुए इस लेटर को लिख रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल, क्योंकि कोई चीज़ बहुत ही अच्छी और अद्भुत हैड जस्ट हैपेंड, अभी अभी हुई है, मतलब कोई ऐसी इंसिडेंट है जो हुआ है साथ में, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि मुझे तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत, मुझे उसके बारे में तुम्हें बताना चाहिए। वी वर ऑल, अब यहाँ से वो एक्सप्लेन कर रहा है, नरेट कर रहा है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। देखिए युद्ध के समय जो है ना, ज़मीन के अंदर ऐसे नाले टाइप की खाइयाँ खोदी जाती हैं जिसमें वो लोग बैठे होते हैं सोल्जर्स, ठीक, और उसको ट्रेंच कहा जाता है। यस्टरडे मॉर्निंग, कल हम लोग ट्रेंचेस में बैठे हुए थे। इसका मतलब ये है कि ये क्रिसमस के, ये लेटर लिखा गया है 26 दिसंबर को, हाँ, और 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग थी, इट वाज क्रिस्प। वैसे क्रिस्प तो बड़ा कुरकुरा चीज़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिस्प का मतलब है कि फ्रेश, क्लीन, ठंड भी है, मतलब कोल्ड भी है, विंटरी भी है, एंड प्लीजेंट, ठीक है। तो इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। क्वाइट ऑल अबाउट का मतलब होता है कि कहा जाए तो हर तरफ शांति थी, अच्छी सुबह थी। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, उतनी सुंदर सुबह थी, मतलब प्लीजेंट एटमॉस्फेयर था। एज आई हैव एवर सीन, जैसे मैंने इतनी अच्छी सुबह देखी हो, उस टाइप की सुबह की बात कर रहा है। एवर का मतलब होता है कभी, है ना। तो यहाँ पर हम एक अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि एज आई हैव एवर सीन का मतलब ये है कि काफ़ी दिनों बाद उसको एक अच्छा सा सुबह ये मिल रही थी। या आप दूसरा मीनिंग ही निकाल सकते हो कि रोज़ाना इस तरह की सुबह होती थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, ठंड भी थी, फ्रॉस्टी का मतलब कुहासा और धुंध, है ना, इस टाइप का। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और क्रिसमस मॉर्निंग जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की मॉर्निंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये था। और दूसरा मीनिंग आप एज आई हैव सीन का ये भी लगा सकते हो कि क्रिसमस की मॉर्निंग जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, आई शुड लाइक, वैसे आई शुड लाइक टू टेल यू होता तो ये होता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बताना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू का मतलब यहाँ हो जाए कि मुझे चाहिए कि मैं तुम्हें चीज़ें बता पाऊँ। दैट वी बिगेन, कि हम लोगों ने शुरुआत की कैसे। बट द ट्रुथ, सच्चाई तो ये है, आई एम अशेम टू से, जिससे मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही, लज्जा भी महसूस हो रही कहने में, इज़ दैट फ्रिज बिगेन इट, कि ये शुरुआत फ्रिज ने की थी। देखिए फ्रिज यहाँ पे जो है, और इसी के साथ टॉमी भी आप ले लीजिए, तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो इंग्लैंड की तरफ से लड़ने वाले सोल्जर्स होते थे, खासकर जो प्राइवेट सोल्जर्स, कॉमन सोल्जर्स होते थे आर्मी में, जो पैसे पे भाड़े पे भी आते थे, तो वो कहलाते थे इंग्लैंड वाले को टॉमी और जर्मनी की तरफ से फ्रिज। हाँ, एक बात और बता दें कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसमें जर्मनी की हार हुई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी, पर ये सोशल साइंस का विषय है। और इंग्लैंड की दोनों में जीत हुई थी, मतलब दोनों तरफ के गुटबाजी थी ना, गुटों में लड़ रहे थे वो लोग। तो लेकिन यहाँ पे असेम्ड क्यों फील हो रहा है, और वो जो शुरू में हमने पढ़ा था कि जो कबाड़ में डेस्क खरीदता है तो वो जली वगैरह क्यों होती है, तो इन सब को आपको बाद में जब स्टोरी में हम आगे बढ़ेंगे तब जाके चीज़ें पता चलेंगी। इज़ दैट फ्रिज, मुझे ध्यान रहा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे असेम्ड कैसे जाके कॉन्टेक्स्ट में फिल होता है। आई एम असेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिज बिगैन इट, फ्रिज ने शुरुआत की। फर्स्ट सम वन सॉ अ वाइट फ्लैग, पहले कुछ लोगों ने वाइट फ्लैग देखा। या युद्ध में अगर आप वाइट फ्लैग लहराते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप युद्ध विराम चाहते हो, उस बीच युद्ध को रोकना चाहते हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, सरेंडर करना चाहते हो। सो ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, तो सामने वाले की ट्रेंचेस से सफ़ेद झंडा लहराता हुआ दिखा। अपोजिट मतलब दोनों आमने सामने थे ना, इधर भी ट्रेंच थी, इधर भी ट्रेंच थी, इधर के सैनिक, इधर के सैनिक, तो यहाँ से दिखाया गया फ्रिज की तरफ से, जर्मन सैनिकों की तरफ से। देन देवर कॉलिंग आउट, फिर वो चिल्ला के बोल रहे थे, टू अस, हमारी तरफ, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। देखिए नो मैंस लैंड का मतलब होता है कि जो बॉर्डर होते हैं, है ना, इधर वाले बॉर्डर वाले इधर रहेंगे, इधर वाले बॉर्डर वाले इधर रहेंगे, बीच में ज़मीन का टुकड़ा होता है, वो होता है नो मैंस लैंड। हर जगह होगा, हमारे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में भी ऐसे, इंडिया का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, बीच में नो मैंस लैंड है, दोनों तरफ बाढ़ लगी होती है।
तो वो ये कहते हैं कि फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग, किसी ने सफ़ेद झंडा मतलब सफ़ेद झंडा देखा जो लहरा रहा था अपोजिट ट्रेन से फ्रिज वालों की तरफ से, जर्मन सैनिकों की तरफ से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, जो फिर वो हमसे चिल्लाकर बोल रहे थे नो मैंस लैंड के पार उधर। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामना दे रहे थे, ग्रीट कर रहे थे। टॉमी, टॉमी मतलब वही इंग्लैंड के इंग्लिश सोल्जर्स। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम देखिए गॉट ओवर का मतलब होता है से उबरना। तो पहली बात तो हमारे लिए सरप्राइज़ था क्योंकि पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इस सरप्राइज़ को देख के थोड़ी देर के लिए हम लोग समझ नहीं पाए, फिर इस समझ को जब चीज़ समझ पाए हम, वही है गॉट ओवर। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो फिर हम लोगों ने भी जवाब दिया सेम टू यू, तुम्हें भी मुबारक हो। फ्रिज, हे जर्मन सैनिकों, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, देखिए दैट वुड बी दैट का मतलब होता है कि हमने सोचा कि बस इतना ही कुछ रहा होगा। क्रिसमस की ग्रीटिंग उन्होंने दी, हमने भी दे दी। वी वुड बी दैट, वी ऑल डिड, हम लोगों ने भी ऐसे ही कहा। उन्होंने क्रिसमस गुड मॉर्निंग गुड मैरी क्रिसमस कहा, हमने भी मैरी क्रिसमस कह दिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर, लेकिन फिर हमने देखा, ऐसे यहाँ पे दैट वुड बी दैट का यहाँ पे मीनिंग दिया भी है, दैट वाज ऑल, दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर, है ना, कि हमें लगा कि बस यही मामला रहा होगा, बस वहीं पे ख़त्म हो गया होगा, आगे कुछ नहीं होगा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर, फिर हमने देखा वहाँ पर एक वहाँ पे सम ऑफ सडनली वन ऑफ देम, उनमें से एक ऊपर उठा, देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट, अपने ग्रेट कोट को पहना हुआ था उसने क्योंकि ठंड का मौसम था, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, खड़ा होकर वाइट फ्लैग को लहरा रहा था। पहले तो ट्रेंचेस से ही लहरा रहे थे, फिर एक व्यक्ति वहाँ से निकल के आया। डोंट शूट लैड्स, लैड्स कहते हैं लड़कों छोकरों को, आर्मी में इस तरह से बोलते हैं लोग। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, तो किसी ने शूट करने की कोशिश भी नहीं की। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज, फिर एक और जर्मन सैनिक निकल के आया। पैरापेट, पैरापेट होता है मुंडेर, जैसे जो यहाँ पे जो बनाई हुई है ट्रेंचेस, तो ट्रेंचेस के ऊपर यहाँ पर हल्की सी बाउंड्री टाइप की होती है अपने आप को बचाने के लिए, तो वही है। तो पैरापेट से अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, खाई के ऊपर से ही पैरापेट से ही एक दूसरा नज़र आया, एंड अनदर, फिर एक तीसरा नज़र आया। कीप योर हेड्स डाउन, यहाँ जो कीप हेड डाउन है ये भी फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि भाई अपने काम से काम रखो, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसके आकर्षण में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आदमियों से कहा। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक, कहीं वो लोग सफ़ेद झंडा लहरा के और कहीं हमको शूट करना ना स्टार्ट कर दें, भाई वॉर का टाइम तो था ही, उनकी चाल हो सकती है, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल, क्योंकि उसमें से जो लोग खड़े थे उनमें से एक व्यक्ति बोतल लहरा रहा था, मतलब वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग वाकई में यहाँ पे शूट करने के लिए नहीं आए, कोई चाल नहीं है। अब ही जेड अपने सिर के ऊपर से, इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, अरे टॉमी मतलब सैनिकों के लिए ये तो क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स का यहाँ दिया गया है, अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, क्योंकि जर्मनी के रहने वाले थे तो एक प्रकार की ड्रिंक है पार्टी उटी करने के लिए। वी हैव सॉसेज, कबाब जिसे हम कहते हैं। वी मीट यू, यस, मीट मतलब हम आप लोगों से आके मिलते हैं, प्रश्न है ना यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, तो हम लोग आपसे आके मिलते हैं और ये खाने पीने की चीज़ें हैं। यस, यस का मतलब फिर आए, मतलब वहाँ से जवाब मिले तब, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है। बाय दिस टाइम, इस समय तक, देयर वर डजन्स ऑफ देम, वहाँ लगभग 1 दर्जन के लोग वहाँ बाहर नज़र आ रहे थे। वॉकिंग टूवर्ड्स अर्थ, जो हमारी तरफ आ रहे थे। सफ़ेद झंडा था। अक्रॉस नो मैंस लैंड, और वो लोग नो मैंस लैंड तक आए। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी राइफल, कोई बंदूक उन्होंने नहीं ली हुई थी, मतलब कोई खतरा नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, उसमें से मॉरिस नाम का जो सैनिक था वो सबसे पहले आगे आया। प्राइवेट यहाँ हो सकता है उसके नाम के साथ जुड़ा हो, या दूसरा आप लगा सकते हो कि भाड़े का सैनिक रहा हो। कम ऑन बॉयज़, है लड़कों आओ, सैनिकों के लिए अक्सर यहाँ पे जो यंग होते हैं उनके लिए ऐसे यूज किया जाता है। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, अरे हम लोग इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, अरे हम लोग इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं कि आओ यार, ये देखो बॉटल्स हैं, स्नैप्स हैं, आओ हम लोग मौज मस्ती करते हैं, इंतज़ार किस चीज़ को करो। एंड देन देयर वॉज नथिंग, नो स्टॉपिंग देम, फिर तो रुकने का नाम ही नहीं लिया किसी ने। आई वॉज द ऑफिसर, मैं तो ऑफिसर था, इंचार्ज था, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। आई शुड हैव स्टॉप्ड, मुझे रोकना चाहिए था। देम, देम का मतलब अपने सैनिकों को जो वहाँ जा रहे थे। देयर एंड देन,
देयर एंड देन का मतलब वहीं का वहीं, उनको रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है, बट द ट्रुथ इज़ दैट, लेकिन सच्चाई तो ये है, इट नेवर इवन अकर टू मी। अकर्ड मतलब होता है कोई चीज़ होना, ठीक है, किसी घटना का होना, लेकिन अकर टू मी का मतलब मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में ये चीज़ आई नहीं, मैं उनको रोक ही नहीं पाया। ऐसा माहौल ही था वहाँ पे। ऑल अलोंग देयर, ऑल अलोंग फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि शुरू से, है ना, और शुरू से ही, हमेशा, शुरू से ही, फ्रॉम द बिगनिंग। ऑल अलोंग देयर लाइन, उनकी लाइन में शुरू से ही। एंड आवर्स, हमारे जो जा रहे थे लड़के वहाँ पे सैनिक, उनमें भी आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर। तो मैंने देखा कि शुरू से ही वहाँ के भी लोग स्लोली स्लोली हमारी तरफ आ रहे थे, हमारे लोग भी स्लोली स्लोली उनकी तरफ जा रहे थे। ग्रे कोट्स पहने हुए थे, खाकी कोट्स पहने हुए थे, मतलब उनकी जो ड्रेस थी उसकी वजह से, दोनों की अलग अलग ड्रेस थी। मीटिंग इन द मिडल, दोनों मिडिल में मिल जाते हैं, नो मैंस लैंड में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनके साथ था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इस ड्रामे का पार्ट था, इस पार्टी का पार्ट था, इस इंसिडेंट का पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस। अब देखिए यहीं पे सोचने वाली बात है कि ये वॉर टाइम है, और वॉर टाइम में दोनों दुश्मन आपस में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि हाउ कैन दिस हैपन। इसका मतलब ये है कि रियल में लोग इन्जॉय करना चाहते हैं, वो लड़ाइयाँ लड़कर एक दूसरे को सूट नहीं करना चाहते हैं, है ना, लेकिन मजबूरी में वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो ये चीज़ है। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, हाँ, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, हे डियरेस्ट कॉनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, तुम सोच भी नहीं सकती माई फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स, एज आई लुकड इन टू द आइज़ ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जब मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा तो मेरे अंदर जो फीलिंग आई मैं तुम्हें बता नहीं सकता कॉनी। जो यहाँ से ऑफिसर था तो वहाँ का जो ऑफिसर था उसकी बात हो रही। हु अप्रोच्ड मी, अप्रोच मतलब पहुँचना, मेरे पास पहुँचा, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, और ऐसे हाथ बढ़ा दिया मिलाने के लिए। हंस वॉल्फ, आप अपना नाम बताते हो, जब कहीं आप जाते हो किसी दूसरे के सामने हाथ बढ़ाते हो तो पहले आप अपना नाम बताते हो, इंट्रोडक्शन देते हो। हंस वॉल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड, किसी को आप टाइटली पकड़ते हो जानबूझ के तो वो ग्रिपिंग होती है। माई हैंड वार्मली, गर्मजोशी के साथ, स्वागत करते हुए, वार्मली, कोल्डली नहीं, वार्मली मतलब माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसको कुछ देर तक पकड़े भी रहा मेरे हाथ को। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, तो कहा कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। सेलो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है, ऑर्केस्ट्रा आप जानते हैं जिसमें गाने बजाने की पूरी के पूरे जो वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और सिंगिंग टीम होती है, वो पूरा मिलकर ऑर्केस्ट्रा बनता है। हैप्पी क्रिसमस वो उसको कहता है। और ये इनका जो ऑफिसर्स का जो पद था वो कैप्टन का पद था, दोनों को लोग कैप्टन यानी 3 स्टार लगते हैं यहाँ पे। कैप्टन जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन जो लेटर लिख रहा है वो आर्मी की तरफ से, मतलब टॉमी, फ्रिज नहीं। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, जब उसने हांस वॉल्फ अपना नाम बताया तो इसने अपना नाम बताया जिम मैकफर्सन। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। अब ये देखिए यहाँ पे कभी कभी होता है कि मैरी क्रिसमस ही क्यों कहते हैं, हाँ, हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं कहते हैं, पर देखिए यहाँ पे हैप्पी क्रिसमस लिखा हुआ है। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोसेट, डोसेट जो है वो ब्रिटपोर्ट में ही जगह है, फेमस है फैशन इंडस्ट्री के लिए। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के वेस्ट में डोसेट में स्कूल टीचर हूँ। इसका मतलब ये है कि ये स्कूल टीचर है और वो जो है वो ऑर्केस्ट्रा में प्ले करता है, और दोनों को दोनों युद्ध के समय अपनी अपनी आर्मी में हेल्प करने के लिए आए हुए थे। वो जनरली सोल्जर्स जो आर्मी में शुरू से भर्ती होते हैं वो नहीं थे, ठीक है, प्राइवेट सोल्जर्स थे। डोसेट, ही स्माइल्ड, जो फ्रिज था जर्मन सैनिक था। डोसेट, डोसेट है वो, आई नो दिस प्लेस, मुझे इस प्लेस के बारे में जानकारी है। आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन, वी शेयर्ड का मतलब होता है हम लोग, यानी फ्रिज और टॉमी, और शेयर्ड मतलब आपस में बांटना, और रम राशन, रम होती है शराब, जो हमारे इंडिया में भी जो होते हैं वो सैनिकों को दी जाती है, खासकर जो ठंड इलाकों में रहते हैं।
राशन का मतलब होता है कि जो खाने पीने की सामग्री है तो उसका कोटा निश्चित कर देते हैं, भाई इतना ही मिलेगा आपको, वही है राशन। आपके यहाँ भी अगर कार्ड वगैरह बना होगा राशन कार्ड, तो वो लोग जाते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि भाई इतना ही मिलेगा आपको। तो कितनी बोतल एक सैनिक को मिलेगी, कितनी बोतल एक ऑफिसर को मिलेगी, तय होता है। तो हमने अपना रम राशन शेयर किया, जो मुझे कोटे में मुझे रम मिली हुई थी, एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, और उसकी तरफ से फ्रिज की तरफ से कबाब थे। एंड वी टॉक्ड, हम लोगों ने बातें की, खोनी, हाउ वी टॉक्ड, और हम लोगों ने बातें कैसे की कोनी पता है। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बढ़िया इंग्लिश बोल रहा था जबकि जर्मनी का रहने वाला था। बट इट टर्न्ड आउट, देखिए कोई चीज़ कैसे बाद में साबित होती है, आप कुछ सोच और रहे हो कुछ और निकल के आती है, तो टर्न्ड आउट मतलब इट केम टू बी नोन एज, इट वॉज फाउंड दैट, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, इट प्रूव्ड टू बी लाइक दैट, बट इट टर्न्ड आउट, लेकिन अच्छी इंग्लिश बोल रहा था तो, लेकिन इट बाद में पता ये चला दैट ही हैड नेवर सेट फूट ऑन डॉसेट, वो कभी डॉसेट आया ही नहीं, इंग्लैंड में डॉसेट नहीं आया, और कह रहा है मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, कभी वो इंग्लैंड आया ही नहीं, लेकिन अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने स्कूल से सारी की सारी जो इंग्लैंड के बारे में जानकारी हासिल की थी, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में किताबें पढ़ने से की थी। इससे पता चलता है कि इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश लैंग्वेज और भी देशों में फेमस थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज टॉमस आर्डी, जी हाँ टॉमस आर्डी। तो डॉसेट जो जगह है, इसे टॉमस आर्डी ने अपने नॉवेल्स में इस जगह को खूब यूज किया, ठीक है। तो टॉमस आर्डी की नॉवेल्स पढ़ोगे तो डॉसेट आपको मिलेगा। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, क्या गजब की किताब है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये हमारे लिटरेचर के कोर्स में थी, मुझे याद नहीं है, शायद 12th में थी, और मैंने इस नॉवेल को पढ़ा था। बाथसीबा, गैब्रियल ऐसे करेक्टर्स थे, तो उस वजह से भी डॉसेट को जानता होगा फ्रिज, नॉवल में डॉसेट कई जगह जिक्र हुआ। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, और नो मैंस लैंड में बाहर वी टॉक्ड ऑफ बाथसीबा, अच्छा हम लोग नो मैंस लैंड में खड़े होकर बातचीत करें, हमने बाथसीबा के बारे में बातचीत की, हमने गैब्रियल के बारे में बातचीत की, हमने सार्जेंट ट्रॉय के बारे में बातचीत की, जिसमें से बाथसीबा जो है वो फीमेल करेक्टर है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की, और सी इज़ जिसे कहा जाए कि बहुत ही महत्वाकांक्षी है, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर एम्बिशियस, लेकिन अंत में जाके इसका जो कनेक्शन है, जो मैरिज है, वो गैब्रियल से ही होती है। एनीवे जहाँ तक मुझे याद है, बहुत पुराना, काफ़ी मतलब 20 या 25 साल हो गया। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा था, किसकी, टॉमी यानी हैंसवर्थ की। बॉर्न जस्ट 6 मंथ्स अगो, 6 महीने पहले ही उसका जन्म हुआ था। माई गॉड, युद्ध में है और 6 महीने का बच्चा अपना छोड़कर युद्ध में लड़ने के लिए आया। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ, एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। लुकड अबाउट मी को मैंने अपने आसपास देखा, मैंने देखा, हडल्स मतलब होता है कि लोग झुंड बना लेते हैं भीड़ के रूप में, तो वो हडल्स हो जाते हैं। तो लोग कई कई के ग्रुप बना के हडल्स में खड़े हुए थे, खाकी एंड ग्रे। अब खाकी शायद जर्मनी की थी और ग्रे इंग्लैंड, इंग्लिश सोल्जर्स की रही होगी ड्रेस। ऑल ओवर नो वंस मैन लैंड, नो वन मैंस लैंड में हडल्स ही हडल दिखाई दे रहे थे। स्मोकिंग, कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे थे, लफ रहे, हंस रहे थे, टॉकिंग, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग, पी रहे थे, ईटिंग, खा रहे थे। मेरीमेंट मतलब इट वॉज मेरीमेंट, कितना वो लोग जो है मज़ा मना रहे थे, ठीक। दे वर ऑल मेरी। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड, हंस वॉल्फ और मैंने, जो कि अधिकारी के साथ था। वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस, आई शेयर्ड वॉट वॉज लेफ्ट योर, कद बता सकते हो ये योर किसके लिए आया है? कॉनी के लिए आया है, जिम की वाइफ। आई शेयर्ड वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर कॉनी वंडरफुल क्रिसमस केस, कॉनी जो तुमने केक भेजा था, है ना, उसमें जो कुछ भी बचा हुआ था वो सब हमने शेयर कर दिया अपने काउंटर पार्ट के साथ, यानी कि वहाँ के अधिकारी हैंसवॉल्फ के साथ। ही थॉट दैट माजीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। माजीपन जो है यहाँ मीनिंग दिया गया, केक के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है बादाम की, शुगर की, मिक्स करके, टेस्टी। तो उसने कहा कि अभी तक जो भी केक के ऊपर जो मार्जिपन है सबसे बेस्ट उसने आज टेस्ट किया है। एक प्रकार से कॉनी की केक की बड़ाई हो रही है। आई एग्रीड, जब उसने तारीफ़ की तो मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। देखिए ये लाइन सोचने वाली है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। कैन यू गो डीप एंड रीड बिटवीन द लाइन्स? जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है इन लाइन से
कि जो वो कह रहा था, जो मैं कह रहा था, दोनों एग्री कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भी एक इंसान, मैं भी एक इंसान, युद्ध में हम फँसे हुए हैं। इंसानों की ख्वाहिशें, उनकी चाहतें, उनकी फीलिंग्स, है ना? वो मैच करती हैं। भूख सबको लगती है, आनंद सबको चाहिए, नींद सबको आती है, शांति सबको चाहिए, दोस्ती सबको चाहिए, है ना? पार्टी सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अब वो चाहे नेम ही हो, चाहे जो भी हो। तो ये चीज़ है कि हम लोग कितना मैच कर रही थी हमारी बातें, जबकि वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट। इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं थी। खौनी अपनी पत्नी से कहता है। देन समवन आई डोंट नो हु, फिर किसी ने, आई डोंट नो हु कौन था, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, वो फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन, डम्प्ड मतलब होता है कि आप ऐसे उतार के फेंक दो, ठीक है। पाइल्स का मतलब होता है ढेर लगा देना, भाई अपने कोट उतार उतार के फेंकना शुरू कर दिया। टू मेक गोल पोस्ट, तो कुछ ऐसे हम लोग भी खेलते थे तो जूते वगैरह अपना रख देते थे ना, या अपनी जर्सियाँ वगैरह हैं अपने इधर रख दी, इधर रख दी, तो गोल बना दिए। कुछ का ढेर यहाँ लगा दिया, कुछ का ढेर यहाँ लगा दिया, गोल बन गया। इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, गोल बन गया, इस तरह से। नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज, हाँ गोल पोस्ट। एंड नेक्स्ट थिंग, और अगली दूसरी चीज़ ये थी कि वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, और टॉमी और फ्रिज के बीच मुकाबला शुरू हो गया, जर्मन सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों के बीच। एंड इन द मिडिल ऑफ नो वंस मैन लैंड, और ये नो वंस मैन लैंड के बीच में खेला जा रहा था। हंस वॉल्फ एंड लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हम लोग बस खड़े होकर देख रहे थे, खेल नहीं रहे थे। चीयर्ड मतलब होता है कि जब आप हौसला बढ़ाते हो, बहुत बढ़िया लोगों का मतलब हौसला बढ़ाते हो। क्लैपिंग मतलब ताली बजा रहे थे। आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, अपने पैरों को ज़मीन पे थप थप करे थे, ऐसे करते ना। बूट वगैरह उन्होंने पहने होंगे तो वो बूट से ज़मीन पर भी ठोकर मारे थे, अपने आप हो जाता है ये। आउट द कोल्ड, उस कोल्ड में, उस ठंड में। टू कीप आउट द कोल्ड, अपने कोल्ड, अच्छा ठंडक भी थी, वो लोग तो खेल रहे थे, उनको गर्मी लग रही थी, पर ठंडक की वजह से हम लोग अपना थोड़ा सा पैर और यहाँ वहाँ दाग अपने किसी तरह से गर्मी बनाए हुए थे। एज मच एज एनीथिंग, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, जितनी दूर, जितना ठंड को हम दूर रखते थे उतनी कोशिश कर रहे थे। देयर वॉज अ मूवमेंट, फिर ऐसा भी क्षण आया, व्हेन आई नोटिस्ड ऑफ ब्रीथ्स मिंगलिंग, कितना इमोशनल और कितना सेंसिटिव सेंटेंस है ये। मिंगलिंग मतलब होता है मिलना, घुलना मिलना। और हम लोग इतना चीयर कर रहे थे, आपस में नज़दीक खड़े हुए थे कि फिर हम लोगों ने एक दूसरे ने देखा कि हमारी सांसें जैसे एक दूसरे से मिल रही, मतलब इतना नज़दीक थे दोनों, इतना नज़दीक थे, क्लोज। दे वर इनेमी, है ना, एंड दे वर सो क्लोज। इन द एयर बिटवीन अस, हमारे आसपास की हवा में उसकी सांस जैसे मिल रही हो। दे वर सो क्लोज। ही सेड आफ्टर वाइल, कुछ देर, हाँ मिंगलिंग बिटवीन। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, वो भी समझ गया था और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, उसने कहा जिम। ही सेड आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व। देखिए बहुत खूब, रिजॉल्व का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का हल निकालना, किसी चीज़ को सुलझाना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। वैसे रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा करना भी होता है, कि कोई प्रण लेना भी होता है। तो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है, दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। हमें लगता है कि इस युद्ध को हमें ऐसे ही सुलझाना चाहिए। कैसे? अब फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच जैसे खेल के, क्योंकि इसमें भी मुकाबला ही होता है, दोनों टीमों में हार जीत होती है, कोई हारता है कोई जीतता है। युद्ध में भी यही होता है। क्या होता है युद्ध में? मुकाबला होता है ना, अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट वो लोग होते हैं, उसमें भी कोई जीतता है ना, किसी की डिफीट होती है, यही होता है। वही चीज़ तो यहाँ पे भी है। अब फुटबॉल मैच की तरह से हम लोगों को मुकाबला करना चाहिए। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच। आप देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत चीज़ें लिखी हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं, युद्ध की आयरनी की तरफ कहती हैं कि मुकाबला तो फुटबॉल मैच में भी होता है। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फेंड, देखिए मुकाबला हो रहा है, नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फेंड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नी विडो नहीं होती। भाई जिसका पति मर जाएगा युद्ध में तो विडो ही हो जाएगी। तो ये चीज़ सोचने लायक है। और यहीं पर युद्ध की आयरनी हमें नज़र आती है। एक सटायर है इस पे कि युद्ध में हम क्या हासिल करते हैं। डेथ, इंजरी, मतलब युद्ध में क्या मिलता है? डेथ मिलती है ना, इंजरी मिलती है, डैमेज देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, डेवेस्टेशन देखने को मिलता है, और प्रॉपर्टी भी नुकसान होती है, इकोनॉमी ख़राब हो जाती है, और एक मेंटल स्ट्रेस तो बनता ही है।
ठीक। ये सब हमें युद्ध में मिलता है, जो कि नहीं चाहिए। इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मुकाबला अगर फुटबॉल में हो, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि हम लोग उसको इंजॉय करते हैं। तो वो कहता है कि फुटबॉल तो फुटबॉल की तरह होना चाहिए। देखिए, आई वुड प्रेफर क्रिकेट। मुझे लगता है कि क्रिकेट, मुझे तो क्रिकेट अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हंसी है कि युद्ध छोड़ो यार, खेलो। तुम फुटबॉल, मैं तो क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट मुकाबला करके हम लोग हार जीत करेंगे। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर, यहाँ थोड़ा मजाक कर रहा है कि क्रिकेट में पसंद करूँगा, क्योंकि फिर हम टॉमीज़ के जीतने की पूरी आशा रहेगी, क्योंकि इंग्लैंड में क्रिकेट काफ़ी फेमस है। प्रोबेबली मतलब संभवतः फिर हम लोग जीत जाएंगे। तो ये मजाक था। वी लाफ्ड एट दैट, हम लोग उस पर हंसे। एट दैट का मतलब इस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हम लोग साथ साथ गेम देख रहे थे। सैड टू से, लेकिन बड़ा दुख है कहने में। देखिए ये है नो मैंस लैंड, ये बॉर्डर के एरिया है, ये बॉर्डर के एरिया बीच का हिस्सा है, ठीक है। ये यहाँ पे एक ड्रेस का कलर, एक ड्रेस का कलर, यहाँ पे दोनों अधिकारियों को दिखाया गया है। हाँ, ये पीछे खड़े हुए हैं, सही है, ये दोनों। खॉनी फ्रिज वॉन, फ्रिज जीत गए। जर्मन जो खिलाड़ी थे जीत गए। 2-1, हमने एक गोल दागा, उन्होंने 2 गोल दागे। बट एज हंस वॉल्फ जनरसली सेड, देखिए खेल में जीत हार हो जाती है, उसके बाद भी लोग एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं। वॉर में तो मार देते हैं। बट एज हंस वॉल्फ जनरसली सेड, जनरसली मतलब होता है उदारता से, खूब खुलकर, खुले मन से, दबाना नहीं है, कंजूसी नहीं दिखाना है। तो हैंस वॉल्फ जनरसली सेड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। अब देखिए यहाँ पे फ्रिज की जीत हुई, तो फ्रिज क्या कह रहा है, जो अधिकारी हो क्या कह रहा है, अरे यार हमारा गोल जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा था। ये उसके लिए कह रहा है, मतलब जो अंग्रेज सोल्जर्स हैं उनके लिए, कि भाई जो तुम लोगों का जो गोल ज़्यादा चौड़ा था, तो गोल आसानी से हो सकता था। तो देन देयर्स सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये इस मुकाबले में थोड़ा जस्टिस नहीं हुआ। ऐसे ही होता है, लोग किसी को छेड़ने का, किसी को चिढ़ाने का, कमेंट पास करने का मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि तरीका तो यही है कि सामने वाले को हमें नीचा नहीं दिखाना है। ज़रूरत पड़ने पे कुछ ऐसा बोलो कि उसका भी मन रह जाए। देखिए फ्रिज जीता, जर्मनी के सैनिक सैनिक जो है जीत गए, और जीतने के बाद उन लोगों ने चिढ़ाया नहीं, बल्कि देखिए क्या बात बनाई, अरे यार हम लोग जीत गए, लेकिन तुम लोगों का गोल ज़्यादा चौड़ा था ना, तो यार हम लोगों का गोल उतना चौड़ा नहीं था, जिससे तुमको नुकसान हो गया। ये द टाइम केम एंड ऑल टू सून, फिर टाइम आ गया। किसका टाइम? सबका टाइम आता है पार्टी ख़त्म होने का। एंड ऑल टू सून, इतनी जल्दी टाइम ख़त्म हो गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, गेम फिनिश्ड हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज, जो भी स्नैप्स था, जो भी वो लोग पेय पदार्थ लेके आए थे, रम थी, सॉसेज था, कबाब वगैरह, सब खत्म हो गया था। हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, रन आउट का मतलब होता है किसी सप्लाई का ख़त्म हो जाना, पूरा यूज कर लेना, फिनिश कर लेना। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम समझ गए थे कि इट वॉज ऑल ओवर। देखिए इट यहाँ पर मैटर करता है, ऑल ओवर तो है ही है, ऑल ओवर मतलब अब सब समाप्त, सब खत्म। इट का मतलब क्या है, वो सब कुछ जो इन्जॉयमेंट चल रहा था। और साथ ही साथ इट में एक और चीज़ छिपी हुई है, जो आप महसूस कर सकते हो, नहीं महसूस कर सकते हो। वॉर में दोनों एक दूसरे के खिलाफ गोली चलाते हैं, पर ये जो इन्जॉयमेंट का, पीस का, और ये जो पार्टी का समय था, ये बहुत दुख उनको फील हो रहा है कि वो, लेकिन इट वॉज ऑल ओवर, बस इतना ही था और सब समाप्त हो गया। आई विश्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम, फिर मैंने हंस को जाते जाते अपने ढंग से विश किया। एंड टोल्ड हिम, उसे बताया। आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने कहा कि मुझे आशा है कि तुम बहुत जल्द अपने परिवार से मिलोगे, मतलब अब 6 महीने का बच्चा है आपका, बहुत जल्द मिलोगे। एंड देन द फाइटिंग वुड एंड, फाइटिंग ख़त्म भी हो जाएगी। एंड वी खुड गो ऑल गो होम, फिर हम लोग सब अपने घर जा सकेंगे। ये भी बहुत सोचने पर मजबूर करता है। युद्ध में लोग फंसे होते हैं, अपने परिवार से दूर होते हैं, परिवार वाले अलग परेशान होते हैं, लेकिन दोनों की तरफ के लोग शांति चाहते हैं। देखिए दोनों कह रहे हैं कि युद्ध जल्दी ख़त्म होगा। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, मुझे लगता है कि हर सोल्जर यही चाहता है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के। हंस वॉल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन, अपना ख्याल रखना। अब देखिए ये भी सोचने वाली बात है ना, कितना सोच सकते हो आप। अब दूसरे दिन से जब जाने के बाद फिर ये लोग एक दूसरे को दुश्मनी की तरह से गोलियां ही चलाएंगे, और वहीं पर एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से कह रहा है कि अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इन क्षणों को नहीं भूलूंगा। नॉर यू, तुम्हें भी नहीं भूलूंगा। ये शायद फ्रिज कह रहा है
जिम से। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट मारा ऐसे। वॉकड अवे, फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ चला गया। फ्रॉम मी स्लोली, धीरे धीरे में मेरी तरफ से चला गया अपनी तरफ। अनविलिंगली आई फेल्ट, आई फेल्ट मतलब मुझे लगता है कि शायद बेमन से। अनविलिंगली का मतलब होता है जब आपकी इच्छा नहीं होती फिर भी वो काम करना पड़ता है, तो अनविलिंगली बेमन से शायद फिर वो चला गया, उसका मन नहीं था कि वो जाए। बहुत ही मार्मिक लाइनें हैं। हमारी किसी से मुलाकात होती है थोड़े क्षणों के लिए, फिर हम उसे कितना मिस करते हैं। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, फिर एक बार वो मुड़ा जाते जाते। इसका मतलब ये व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल था जो फ्रिज था हैंसवॉल्फ। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, फिर वो मुड़ा तो फिर एक बार उसने ऐसे हाथ हिलाया। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड, और फिर उसके बाद वो उन सैकड़ों ग्रे कोटेड में शामिल हो गया। इसका मतलब जो है ग्रे जो है ये कलर था जर्मन सैनिकों का था, ठीक है। ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक, ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि आप एक तरफ को स्लोली मूव कर जाइए एक डायरेक्शन में, तो मूविंग स्लोली मूविंग, ड्रिफ्टिंग स्लोली मूविंग बैक टुवर्ड द ट्रेंचेस, अपने अपने ट्रेंच की तरफ वो जा रहे थे। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, डग आउट्स का मतलब जो गड्ढे खोदे गए थे गड्ढों के लिए। वी हर्ड देम सिंगिंग कैरोल, रात को हमने देखा कि लोग कैरोल गा रहे थे। कैरोल जो है वो गीत है, और ये गाते हैं वो लोग क्रिसमस मनाने के लिए। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर ढंग से गा रहे थे, आवाज़ें आ रही थी रात को उनकी तरफ से। इट वाज स्टेलेनैक्ट, स्टेलिनैक्ट है ना, स्टेलिनैक्ट, ये आप इंटरनेट पर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। साइलेंट नाइट, आवर बॉयज़ गेव देम राउजिंग कोरस, तो हम लोगों ने भी राउजिंग मतलब खूब उत्साह से एनर्जी के साथ हमने भी उनके सुर में सुर मिलाया। और कोरस का मतलब होता है जब ग्रुप में जब आप गाते हो। और उन्होंने वो अपना स्टेलेनैक्ट साइलेंट नाइट गा रहे थे, जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन है ये। वाइट सेफर्ड्स वॉच्ड, और हम लोग गा रहे थे वाइल सेफर्ड वॉच्ड, ये हम लोग तरफ से गा रहे थे। वी एक्सचेंज कॉरल्स, हम लोग कॉरल्स को एक्सचेंज कर रहे थे। एक्सचेंज का मतलब ये हो गया कि वो हमारा गा रहे थे और हम उनका गा रहे थे, या आप कह सकते हो कि वो भी गा रहे थे तो हम भी गा रहे थे। फॉर ए वाइल एंड देन वी फेल साइलेंट, और फिर उसके बाद हम लोग सो गए। वी फेल साइलेंट का मतलब हम लोग शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, हैड यहाँ पे हैड तो ग्रामर के लिए यूज हुआ जो हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, और ये हैड है पास में होना अपने पास। तो वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, हमारा टाइम जो हमारे साथ हो सकता था। और गुडविल का, जब हम किसी, हमारी वो भावना जो दूसरों के लिए अच्छा ही सोचती है वो हमारी गुडविल होती है। तो हमारी पीस और गुडविल, पीस और गुडविल का मतलब ये है कि यहाँ पे इनेमीज़ के बीच में एक दूसरे के प्रति जो गुडविल उस समय देखने को मिली, एक दूसरे के साथ जो पीस का एटमॉस्फेयर देखने को मिला, वो जो समय था ख़त्म हो गया हमारे हिस्से का। अ टाइम आई विल ट्रेजर, ट्रेजर मतलब वो खजाना होता है। ऐसा समय आई विल ट्रेजर, जिसे मैं बहुत कीमती मानता हूँ। एज लॉन्ग एज आई लिव, मैं ज़िंदगी भर इस समय को याद रखूँगा या सहेज के रखूँगा अपने दिल में। डियरेस्ट खोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग, मुझे लगता है कि अगले साल जब क्रिसमस आएगा द वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट टेरिबल मेमोरी। वॉर विल बी नथिंग मतलब कुछ वॉर जैसी चीज़ नहीं होगी, बट सिर्फ, यहाँ बट का मतलब है सिर्फ, केवल। डिस्टेंट मतलब दूर की, मतलब पास्ट। एंड टेरिबल का मतलब होता है भयंकर, खौफनाक। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। तो मुझे लगता है कि अगली क्रिसमस यानी एक साल के बाद अगली क्रिसमस तक वॉर ख़त्म हो चुका होगा, बस उसकी भयानक खौफनाक यादें रह जाएंगी, क्योंकि वॉर में क्या है, खौफनाक भयानक यादें ही होती हैं। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, ऑल आई नो मुझे लगता है, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, आज जो कुछ भी हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। यहाँ लॉन्ग का मतलब होता है कि लालसा, इच्छा, मतलब मजबूत इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए लॉन्ग है यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ। जो कुछ भी हुआ उससे देख के ऐसा लगता है कि दोनों तरफ की सेनाएं शांति चाहती हैं, युद्ध नहीं चाहती हैं, विनाश नहीं चाहती हैं, परिवार को खोना नहीं चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम बहुत जल्द साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे पूरा विश्वास है। युद्ध में कब क्या हो जाए, क्रिकेट में जैसे खेलते हो, कब आप किल्ली उड़ जाए, कब विकेट उड़ जाए। ये मैंने एक प्रकार से एनालॉजी यहाँ पे दी, और आपको वापस जाना पड़े, है ना। पता नहीं जिम वापस लौट पाए कि नहीं लौट पाए, स्टोरी में आगे चलते हैं। इन सब के आपको कंप्रेहेंसिव चैप्टर के आंसर मिल जाएंगे।
आई फोल्डेड द लेटर, मैंने लेटर को फोल्ड किया, अगेन स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और एनवलप में से स्लिप करके डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, पूरी रात में जगता रहा। बाई मॉर्निंग, सुबह, आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, मुझे आई न्यू मतलब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रॉप इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ मील की दूरी पर था जहाँ मैं रहता था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, मैंने देखा एक कुत्ते को अपने साथ घुमा रहा था लड़का, मैंने उससे पूछा वेयर कॉपर बीचेस वॉज, कॉपर बीचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12 पूछा, टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल, तो हाउस नंबर 12 में पहुंचा तो टर्न आउट, वही फिर दोबारा टर्न आउट, तो वहाँ जाके पता चला, ठीक है, टर्न आउट, वहाँ जाके पता चला कि वो कुछ टू बी नथिंग बट, फिर बट का मतलब सिर्फ, कि वो कुछ नहीं था, सिर्फ एक जला हुआ कमरा था, जली हुई जगह थी। द रूफ गैपिंग, जो रूफ थी छत में थी उसमें गैप नज़र आ रहे थे, इसका मतलब लकड़ी उकड़ी का बना रहा होगा। द विंडोज़ बोल्डेड अप, जो खिड़कियां थी उनमें लकड़ियों के टुकड़े लगा, खिड़की को खिड़कियां बनाई गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस, या खिड़कियों पे उसको बंद किया गया था। आई नॉक्ड एट द हाउस, मैंने घर पे खटखटाया। नेक्स्ट डोर, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, जो बगल में घर था वहाँ पे खटखटाया। आस्ट, और पूछा इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिस मैकफर्सन, जिग मैकफर्सन की पत्नी। वेयर अबाउट्स का मतलब होता आता पता, कुछ मिस मैकफर्सन का है उनको। ओह यस सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा हाँ हाँ। इन स्लीपर्स, अपने स्लीपर्स को पहने हुआ था। ही न्यू हर वेल, वो बहुत अच्छे ढंग से उसको जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत प्यारी महिला थी। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड, बिट मतलब थोड़ा सा, टू अ सर्टेन डिग्री, थोड़ा बहुत, मडल हेडेड मतलब कन्फ्यूज्ड माइंड का, जिसकी दिमाग में चीज़ें क्लियर ना हो, कुछ कुछ पागल तो आप नहीं कह सकते हो, बट सही ढंग से सोचने की ताकत ना हो। बट एट हर एज, लेकिन, यहाँ बट मतलब लेकिन है, लेकिन एट हर एज, लेकिन जिस उम्र की वो थी, शी वॉज इंटाइटल टू, इंटाइटल टू मतलब हकदार, मतलब उसका हक था। तो यहाँ हकदार से मतलब ये है, टू बी का मतलब होना, यहाँ हकदार से मतलब ये है कि इस उम्र में ऐसा मेमोरी चली जाती है, लोगों को याद नहीं रहता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, जिससे सनकी हो जाते हैं, सठिया जाते हैं जिसे कहते हैं। वॉजेंट सी, क्या नहीं थी, क्या वो थी। 101 ईयर्स ओल्ड, वॉजेंट सी मतलब यहाँ पे क्या नहीं थी, 101 साल की थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब आग लगी इस घर में तो वो थी घर में। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता आग कैसे शुरू हुई। बट इट कुड बी वेल हैव बीन कैंडल्स, शायद कैंडल्स की वजह से लगी हो। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन, रेदर का मतलब यहाँ पे हो गया बल्कि, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बल्कि या इन रियलिटी। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल्स यूज करती थी। तो इसका पूरा मीनिंग ये निकलेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय बल्कि कैंडल्स को यूज करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो अक्सर हमेशा सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महंगी है। अब यहाँ से दो हम अंदाजे लगा सकते हैं, या तो थोड़ी बहुत कंजूस रही होगी या उसे पैसों की दिक्कत होगी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो आग बुझाने वाले लोग थे उन्होंने एकदम सही मौके पर उसे निकाला वहाँ से। शिवाजी ने नर्सिंग होम, अब वो नर्सिंग होम में थी जहाँ पे देखभाल होती है, नर्सिंग होती है। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, हवेली है महलनुमा, ऑन द डॉर्सेस्टर रोड, डॉर्सेस्टर रोड पर, मतलब डॉर्सेस्टर जो शहर है ब्रिडपोर्ट में, वहाँ पे मार्केट टाउन, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के अदर साइड पर। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, मैंने आसानी से उसे ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स, वहाँ पे पेपर चेन्स थी, मतलब जो कागज़ के रस्सी में कागज़ चिपका चिपका के जैसे किनारे किनारे सजाने के लिए लगा देते हैं। इन द हालवे, हालवे में दोनों तरफ जो है पेपर्स लगे हुए थे। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, एक लाइटेड क्रिसमस ट्री भी था, उसमें बिजली बल्ब वगैरह जल रहे थे। स्टिड इन द कॉर्नर विद ए लॉप साइडेड एंजल, मुझे लगता है ये क्रिसमस के दूसरे ही दिन गया या क्रिसमस के दिन गया शायद। लॉप साइडेड मतलब एक तरफ झुका हुआ, एक तरफा। एंजल मतलब जो पेड़ सजाया जाता है तो उसमें एंजल्स वगैरह, देवदूत वगैरह लगाए जाते हैं, है ना, तो वो एक तरफ वो ऐसे झुका हुआ था। आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन, वहाँ जाके मैंने बताया कि मैं मिसिस मैकफर्सन का मित्र हूँ और मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग मतलब कोई उससे मिलने आया है, ये उसे बता दिया जाए। टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए मैं क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर, कुड सी थ्रू का मतलब होता है कि यहाँ पे मैं देख सकता था, समझ सकता था। इन टू द डाइनिंग रूम में देख सकता था, वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, के लोगों ने पेपर हैट पहने हुए थे
गा रहे थे। द मैट्रन, मैट्रन होती है जो वहाँ नर्सेज होती हैं उनकी हेड। मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, उसने भी हैट पहना हुआ था। एंड सीम्ड हैप्पी, बहुत खुश दिख रही थी, मतलब लग रही थी, सी बने लगना, इनफ टू सी मी, तो वो मुझे देखकर बड़ी खुश हुई, है ना। सी टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, मतलब जब उसने बताया कि मैकफर्सन से मैं मिलना चाहता हूँ तो ये बहुत खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, पाई मतलब समोसा जैसा तिकोना, मिन्स मतलब होता है कूच कूच के जो कीमा वगैरह बनाया जाता है उसका पाई। सब मांसाहारी लोग हैं ना ये, नॉन वेजिटेरियन। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर में गई। मिसिज मैकफर्सन इज नॉट इन विद अदर्स, इज नॉट नहीं है साथ में, इन अदर्स लोग और लोगों के साथ में नहीं है मैकफर्सन। क्यों? शी टोल्ड मी सी इज़ रेदर कन्फ्यूज, क्योंकि वो कुछ कुछ, रेदर का मतलब कुछ कुछ भी होता है, कुछ कुछ कन्फ्यूज रहती हैं, बल्कि भी रख सकते हैं कि बल्कि वो कन्फ्यूज रहती हैं टुडे, आज तो ज़्यादा ही कुछ कन्फ्यूज हैं। सो वी थॉट इट बेस्ट, सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे, आज कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज है क्रिसमस डे के दिन। सो वी थॉट इट बेस्ट, तो हमने सोचा कि बेहतर होगा इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट, को अच्छा सा आराम करें, हम लोगों के बीच में परेशान ना हो और हम लोगों को भी परेशान ना करें। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, तुम जानते हो उसकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई आता ही नहीं मिलने के लिए। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होंगी। ओनली मतलब यहाँ पे कि निश्चित है, बहुत खुश होंगी। सी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी, वो उन्हें कंजर्वेटरी में लेके गई। ये कंजर्वेटरी का मीनिंग यहाँ दिया नहीं गया है, पर मैं बताऊँ कंजर्वेटरी क्या है। ये कंजर्वेटरी में मतलब यहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड है, तो देखभाल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, आराम कर सकें तो वहाँ पे पेशेंट को रखा जाए तो वो भी कंजर्वेटरी है। और कंजर्वेटरी ग्लास हाउस को भी कहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे जाते हैं अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए, तो रख रखाव के लिए जो प्लेस है कंजर्वेटरी। विद विकर चेयर्स, वहाँ पे विकर चेयर्स थी, मतलब विकर का मतलब ये है कि बांस की लकड़ी की बनी हुई चेयर्स। एंड पॉटेड प्लांट्स, गमले में लगे हुए पौधे थे। इन ऑल अराउंड, आसपास। एंड लेफ्ट मी, और मुझे वो छोड़ के चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, व्हील चेयर पर ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उन्हें गोदी में अपने हाथ ऐसे रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, अब आप जान सकते हैं क्रिसमस के दिन क्यों ज़्यादा कन्फ्यूज रहती होंगी, क्योंकि जिम लौटा ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई उनको विजिट करने नहीं आता। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, सिल्वर वाइट पूरे सफ़ेद बाल थे। फिंड इनटू अ विस्पी बन, बन माने जूड़ा, ठीक है। विस्पी का मतलब यहाँ पे हम मीनिंग ये लगाएंगे कि जो हेयर है महीन पतले, या जो बालों की जो लट होती है ना, गुच्छे मतलब बालों के, तो वो भी विस्पी बन है। तो उन्होंने महीन महीन बालों के, अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। सी वॉज गेजिंग आउट, गेज माने होता है ऐसे घूरते रहना, आउट द गार्डन, गार्डन में वो घूर रही थी। हेलो आई सेड, सी टर्न्ड, एंड जब मैंने कहा हेलो, सी टर्न्ड, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वैकेंटली मतलब होता है कि खालीपन से, शून्य नज़र में। ऐसा कब होता है? जिसे आप जान रहे हो सामने आ रहा है, आप लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग करो तो कोई दिक्कत नहीं, अचानक कोई बुला लेता है तो आप कौन, लाइक दिस। तो वैकेंटली मतलब विदाउट एनी शोइंग रिएक्शन कि हाँ कौन है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, वेंट ऑन मतलब आई कंटिन्यूड। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स, मुझे ये मिला था, लगता है आपका ही है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज, जब मैं बात कर रहा था उसकी आंखें मेरा चेहरा छोड़ नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स खोला, एंड गेव इट टू हर, उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, उस टिन बॉक्स को देखते ही वही क्षण था जो आंखों में एक चमक जाग गई। आंखों में चमक जागने का मतलब आशा, उम्मीद की किरण। बिकेम, एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, सफ्यूज्ड मतलब फिल्ड विथ, मतलब भर से भर जाना, चारों तरफ फैल जाना, सफ्यूज्ड। हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विथ सडन ग्लो, अचानक उसके चेहरे पे एक ग्लो आ गया, एक चमक आ गई, चेहरे पे स्फूर्ति आ गई, ताजगी आ गई, आंखों में चमक आ गई, मतलब एक ज़्यादा एनर्जिजाइज्ड हो गया फेस, और खुश नज़र आने लगी। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया कि कैसे डेस्क मिला। अब आप समझ गए, ये जो डेस्क था, देखिए मैं भूल गया था, ये जो मिसिज़ मैकफर्सन कॉनी है, तो आग लगी थी तो वहीं पे उस डेस्क को ले जाकर शायद फिर बेचा-उचा गया होगा उनके ना रहने पे, तो वही डेस्क उसको मिली थी, जिसकी वजह से वो उसमें रखा हुआ वो लेटर मिल गया था। और ये लेटर उसने उसमें इसलिए रखा था कि ये लेटर जिम आया नहीं ना वापस में, वापस आया ही नहीं,
तो ये लेटर मेरे साथ दफना दिया जाएगा। ये भी बहुत ही थोड़ा सोचने में मजबूर करती है। किसी से आप बहुत प्यार करते हो तो कैसा आपको महसूस होता है, चीज़ों को कितना सहेज के रखते हो। अबाउट द डेस्क एंड अबाउट हाउ आई फाउंड इट, मैंने ये भी बताया मुझे कैसे मिला, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिस्टिंग, पर मुझे नहीं लगता है कि मेरी बातों को सुन रही थी। दरअसल वो उसको देखकर ही, क्योंकि उसके पति का लेटर था उसमें, वो भाव विभोर थी और ध्यान ही नहीं था वो क्या बता रहा था। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसी लेटर को देखकर यादों में खोई थी, बट स्ट्रॉक्ड, ऐसे थपथपा रही थी। द लेटर टेंडरली, टेंडरली का मतलब होता है बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े कोमलता से, नुकसान ना पहुंचे उसको थपथपा रही थी। विद हर फिंगर टिप्स, अपने फिंगर टिप से ऐसे ना। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, रीच्ड आउट मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ी, मेरा हाथ ले लिया अपने हाथ में। हर आइज वो फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया, यू हैड कम होम बाय क्रिसमस। यू टोल्ड मी यू हैड कम हो, यूड, यहाँ पे वुड का मतलब यहाँ पे क्या है, वुड। तुमने कहा था तुम क्रिसमस पे आओगे डियरेस्ट। अब अपने पति समझ रही है उसको। सी सेड एंड हेयर यू आर, और देखो तुम आ गए। 101 साल तक वो भूली नहीं उसको। मतलब कितना ख़राब लग रहा है कि जिम लौट के नहीं आया, जबकि उसने कहा था कि वो अगले क्रिसमस तक लौट के आ जाएगा। मुझे इतना फील हो रहा है। तो उस वक्त अगर स्टोरी सही है तो कैसा फील हो रहा होगा उस लेडी को, उस औरत को जो इंतज़ार करती रही। एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर प्लीज़ मेरे नज़दीक आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल में बैठ गया। देखिए उसमें क्या है ना कि 101 साल की है और 20th सेंचुरी में उसने ख़रीदा है वो जो डेस्क है, तो उम्र में काफ़ी छोटा रहा होगा, उसके बेटे के समान रहा होगा शायद। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं बगल में बैठ गया। सी किस्ड मी माई चीक, मेरे गालों को चूम लिया उसने प्यार से। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, जिम मैं तुम्हारा लेटर कितनी बार पढ़ा करती थी, एवरी डे, हर दिन पढ़ा करती थी। ओफो, हाईली इमोशनल। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं उसको पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। इन माई हेड का मतलब होता है कि मुझे महसूस होना चाहिए कि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन रहा हूँ, मेरे 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 फीलिंग्स मेरे हार्ट में, मेरे दिमाग में जानी चाहिए वो बात। इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील, मेक मी फील का मतलब मुझे महसूस कराती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, जब मैं उसे बार बार पढ़ती थी तो मुझे लगता था तुम मुझे बोल रहे हो और तुम मेरे साथ हो। एंड अब आप यहाँ सोचिए कि क्या जो लोग भी वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा है, आपकी मेमोरीज़ में भी कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है और आप उसको बहुत मिस करते हो, इसी तरह से मिस करते हो। एंड नाउ यू आर हेयर, और अब तो तुम मेरे पास आ गए हो। नाउ यू आर बैक, तुम वापस आ गए हो। कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तुम ही पढ़ के सुनाओ ना इसमें क्या लिखा है। वुड यू डू दैट फॉर मी, तुम मेरे लिए करोगे मेरी खातिर। जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, फिर उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। अब देखिए यहाँ पर वो कन्फ्यूज नहीं है ना, खुश है। अब समझिए अब क्रिसमस पे वो कन्फ्यूज़ क्यों हो जाती होगी और लोगों के बीच में, क्यों? क्योंकि उसका पति वो इंतज़ार कर रही है और नहीं। और वैसे भी देखिए 101 साल के बाद वो ये कैसे है कि मेरा पति आ गया हो, मतलब इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि उसकी आंखें भी शायद रोशनी कम थी, वो पहचान नहीं पाई। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर फ्रॉम योर वॉइस, आई वुड लव दैट एंड देन परहैप्स, और शायद वी विल हैव सम टी, फिर हम लोग टी लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर क्रिसमस केक बनाया है, अच्छा क्रिसमस केक। देखिए वो अपने पति की याद में केक बनाती थी। मार्जिपन ऑल राउंड, उस पर खूब मार्जिपन मैंने चढ़ाया हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे मालूम है तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। हाउ लवली, हाउ इमोशनल द एंड इज़, मैं तो बहुत इमोशनल हो गया। माइकल मोफागो की ये कृति है, ये जो है ये एक प्रकार से चिल्ड्रन राइटर माने जाते हैं, मतलब इन्होंने चिल्ड्रन पे काफ़ी बुक लिखी हैं। और जैसे पोएट लॉरिएट होता है उस प्रकार से चिल्ड्रन लॉरिएट भी ये रहे थे। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो आगे क्या रहा होगा, आगे जब वो बोलेगा तो उसकी आवाज़ को वो पहचान पाई कि नहीं पहचान पाई। एनीवे इसके बाद इसके सब क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मैसेज बस इसका इतना ही है कि वॉर इज़ नॉट
good for humanity, war is against humanity. The idea of peace and harmony exists in everybody's mind. It is very human, it is natural to human beings, है ना. But war brings destruction, devastation, damage to property and life, making children orphaned, wife, women widowed, है ना. किसी का पति मर रहा है, किसी का भाई मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है. नुकसान, दुख, क्लेश, तकलीफ, पेन आने वाले समय तक के लिए. तो ये नहीं होना चाहिए. इस क्रिसमस पार्टी को जिस तरह से नो मैन लैंड में मनाया गया, वो ये दिखाता है कि रियल सिचुएशन यही है कि युद्ध की भूमि में भी लोग पीस चाहते हैं. और एक सटायर था कि हम लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेल के भी तो जीत सकते हैं, क्या ज़रूरी है कि हम इस तरह को खेलें. तो ये चीज़ें हैं. और इसमें जो डेट दी गई, इसको डेट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं. यार्न एंड क्रिकेट पोएम भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, आप उसको देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे दिया गया है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. ये 4 जुलाई 1976 की, ठीक है. इस दिन अमेरिका ने अपने मतलब ऑफिशियली घोषणा की थी स्वतंत्र होने की. अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था. 13 कॉलोनीज जो थी ब्रिटेन की, उनको मुक्त करा लिया था ब्रिटेन से, ठीक है. विल्बर एंड ओलिवर राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट. ये पहली बार उड़ान भरने की बात थी. रिमेनिंग इन द एयर 12 सेकेंड तक वो रहे हवा में, 120 फीट की ऊंचाई पे हवा में उड़ान भरने का मतलब पहला. फिर हिरोशिमा डे है, जब एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा जापान पर इसी दिन, और आज भी उसके विनाश के चिन्ह देखने को मिलते हैं. असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था 4 डेट पर. यूरी गैगरिन जो रशियन थे, उन्होंने अर्थ का चक्कर लगाया था, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग. और नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार कदम रखा था मून पर, ठीक है. यह है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये है जो नील आर्मस्ट्रांग का पहला कदम. ये है यूरी गैगरिन की फ़्लाइट. ये महात्मा गांधी की जो असैसिनेशन हुआ था, किसी भी पॉलिटिकल फिगर को का जो षड्यंत्र करके आप कत्ल करते हो, मारते हो, मर्डर करते हो, तो वो असैसिनेशन होता है. ये हिरोशिमा डे है. ये विल्बर ब्रदर्स की फ़्लाइट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म किया गया था हिरोशिमा डे, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फेंक के. तो ये ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इसकी स्टोरी के मर्म को भी आपने समझा होगा, किस तरह से हमारे फीलिंग्स को अफेक्ट करती है. और आप भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, बड़े प्रेम से रहोगे. सो एंडिंग द ट्यूटोरियल. अगले ट्यूटोरियल में हम किसी और लेसन के साथ उपस्थित होंगे. बाय बाय.